यहाँ क्याम की 13वीं रात थी कि डेल्ला खुद मेरे पास आ गई। बाकी लोग अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थे। उसने मुझे देखते हुए कहा, मिस्टर आकिल रफ़ीक, बैठ सकती हूँ? जी, मैंने जवाबन कहा। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, आपका शुक्रिया। ज़ाती तौर पर मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ मिस्टर आकिल रफ़ीक। इसका भी शुक्रिया। खलूस दिल से कह रही हूँ। हम लोगों को आपकी तरफ से बहुत खौफज़दा कर दिया गया था। क्या कहकर? मुझे आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए। ना बताइए। आप मेरे खलूस को तस्लीम नहीं करते। वह मुझे शिकायत भरी नज़रों से देखने लगी। अगर मेरी किसी बात से आपको यह एहसास हुआ है तो इसके लिए माजरत खा हूँ। आप मुझे किसी तौर पर बुरे इंसान नहीं नजर आते। हो सकता है आपका तज्जिया दुरुस्त ना हो। मैंने हंसकर कहा, यानी आप बुरे हैं? अगर आपसे ये कहा गया है तो हमें आपके बारे में खसूसी हदायत दी गई थी। क्या? यही कि किसी भी वक्त आपकी तरफ से कोई ख़तरनाक रद्द-ए-अमल हो सकता है। आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कैसा नुकसान? इसकी तफसील नहीं बताई गई। ये और भी अजीब बात है। नहीं, वो कैसे? ये साइंस की दुनिया है। हमें ऐसी मशीनों से गुजारा जाता है जो दिमाग टटोलती हैं, हदायत देती हैं। यही मशीनें हमसे पूछती हैं कि आपने हमसे क्या बातें की। आप जवाब देती हैं, हम नहीं, हमारे दिमाग। मैं समझ गया। एक अजीब गोरख धंधा है जिसे हम में से कोई नहीं समझ पाया। सब उलझे हुए हैं। सब कौन? मैं, मिस्टर फोकर, निशा। वो लोग क्या कहते हैं? इतने दिन आपके साथ गुजार कर सबको आपसे हमदर्दी पैदा हो गई है। मशीनें ये बात भी जान सकती हैं। वो जानती हैं। इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है मिस डेल्ला। नहीं। क्यों? इसलिए कि हम सब से किसी ने आपके लिए कुछ नहीं कहा। बहरहाल, इस एहसास के लिए शुक्रिया, इतना ही काफ़ी है। मैंने गहरी सांस से कहा, हम भी इंसान हैं। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें। आप कहीं जा रही हैं? नहीं, आप जा रही हैं। आज रात 3:30 बजे एक हेलीकॉप्टर आपको लेकर रवाना हो जाएगा। कहाँ? ये हम नहीं जानते। हो सकता है वो लोग अपने तौर पर यह सब कुछ कर रही हों। क्या ये हुक्म जगराजन राज का नहीं है? नहीं, यूँ समझ लें कि बस बराह करम इससे ज़्यादा कुछ ना पूछें। वो और लोग हैं और मैं चलती हूँ। वो अचानक उठकर बाहर निकल गई। लेकिन यह सब कुछ गैर मामूली बातें थीं और मैं इनके लिए परेशान था। इसमें कोई शक नहीं कि गैर यकीनी वाक़यात से वास्ता पड़ता रहा था। लेकिन मैं फितरतन जुराइम पेशा नहीं था। जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने बचाव के लिए या उन मकासद के हसूल के लिए जो इंसानी हैसियत रखते थे। बेशक एक ताकत मेरे पास थी और मैं इससे लोगों को अपना गुलाम बना सकता था। लेकिन इस सिलसिले में मैंने अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं किया था जो बहुत ज़्यादा मुजरिमाना हैसियत रखता हो। और अब मैं जगराजन राज जैसे आदमी के हाथ लग गया। डेल्ला, निशा, फोकर जो कुछ भी कर रहे थे मेरा जहन उसे कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन वाक़यात में तब्दीली का ख्वाहिशमंद था। कोई ऐसा नुक्ता तो हाथ आए जिससे मुझे अपने बचाव की कोई सूरत नजर आए। उसके बाद ही अमल किया जा सकता है। बहरहाल अभी तो उनके रहमो करम पर था। ठीक 3:30 बजे मामूल के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो गई। डेल्ला मुझे साथ लेकर चल पड़ी और साहिल समुंदर पर उसके बयान के मुताबिक मुझे वो हेलीकॉप्टर नजर आ गया। इनमें से कोई भी बात मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था जो डेल्ला ने मुझसे कही, और बाद में यह साबित हो गया कि मेरे जहन ने मुझे धोखा नहीं दिया। हेलीकॉप्टर की परवाज़ तकरीबन 40 मिनट की थी और इसके बाद खामोशियों में डूबी हुई अजीमोशान आबादी मुझे नजर आ गई। हेलीकॉप्टर एक वसी और इमारत के इंतहाई वसी लॉन पर उतर गया। अजीब सी इमारत थी, चारों तरफ से दीवारों से ढकी हुई, दरमियान में ये खूबसूरत लॉन। डेल्ला मेरे साथ साथ इमारत के अंदर दाखिल हो गई और इमारत में दाखिल होने के बाद मैंने सबसे पहले जिस शख्स को देखा वो गुरु जगराजन राज था। इंतहाई कीमती सूट में मलबूस। इस वक्त उस पर जोगियों का रूप तारी नहीं था और इस सूट में अपनी लंबी दाढ़ी और लंबे बालों के साथ बड़ा अजीब नजर आ रहा था। मुस्कुराती आंखों से मुझे देखा और फिर साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। ये लोग मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुतमईन थे और मैं ये सोच रहा था कि इनके इस इत्मीनान की कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। हालांकि रात का आखिरी पहर चल रहा था, लेकिन इमारत में जो आवाज़ें उभर रही थीं उनसे यह एहसास होता था कि यहाँ ज़िंदगी पूरी तरह जाग रही है और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ़ है। इस इमारत का मसला मेरी समझ में नहीं आ सका। एक दरवाजे से दाखिल होने के बाद मैं एक वसी और इस हॉल में पहुंच गया जहां इंतहाई तेज़ रोशनियां लगी हुई थीं। इन रोशनियों में मुझे चारों तरफ अजीबोगरीब साइंसी मशीनें नजर आईं। इसका मतलब था कि ये कोई साइंसी लेबॉर्ट्री है। ख़ास किस्म के लिबासों में मलबूस अफराद इधर से उधर आ जा रहे थे। बहुत से ऑपरेटर उन मशीनों पर मौजूद थे। मैंने एकदम से अपने अंदर तब्दीलियां महसूस की। मैंने रुक कर कहा, जगराजन राज, मेरी बात सुनो। गुरु जगराजन राज रुक गया। उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा तो मैंने कहा,
अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारे अहकामात की तामील करता रहूँगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। जगराजन राज, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और यह सारा चक्कर क्या है। धीरज रखो महाराज, सारी बातें पता चल जाएंगी। परेशानी की क्या बात है, मैं मालूम करना चाहता हूँ। 2 मिनट, बस 2 मिनट, ज़्यादा वक्त थोड़ी लगेगा कोई, जगराजन राज ने कहा और इसके बाद एक दरवाजे के सामने रुक गया। मुस्कुराकर मुझे देखा, दरवाजे का हैंडल खोला और मुझे अंदर चलने का इशारा किया। मैं जगराजन राज पर एक सख्त निगाह डालकर अंदर दाखिल हो गया, लेकिन राजन राज मेरे पीछे अंदर दाखिल नहीं हुआ, बल्कि वो बाहर रुक गया और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे एक अजीब सी कैफियत का एहसास हुआ। बहुत छोटा सा कमरा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ। मेरे कदम भी शीशे के फर्श पर ही टिके थे। फिर मैंने एक दूसरी कैफियत महसूस की, वो ये कि दरवाज़ा उस कमरे से बिल्कुल अलग था और शीशे का ये कमरा दरवाजे के करीब बना हुआ था, लेकिन इसका ताल्लुक दरवाजे से नहीं था। शफ़ाफ दीवारें, शफ़ाफ फर्श और फर्श के नीचे 2 लकीरें सी नज़र आ रही थीं। उनमें छोटे छोटे रिंग लगे हुए थे। मैं संभलने भी नहीं पाया था कि मेरे सामने का हिस्सा भी बराबर हो गया, यानी दरवाजे के और मेरे दरमियान शीशे की मोटी दीवार हाइल हो गई और यह दीवार भी आहिस्ता से खिसक कर बेआवाज़ मेरे अकब में आ गई। पलट कर देखा तो इसका एहसास हुआ कि अब मैं शीशे के उस खोल में कैद हूँ। खोल के ऊपरी हिस्से पर अजीबोगरीब से सुराख बने हुए थे और बेशुमार बारीक बारीक तार उनसे गुजर रहे थे, लेकिन इस तरह कि उनके नीचे भी शीशे की एक सतह देकर उनका सिलसिला निचले हिस्से से मुनक़ता कर दिया गया था। फिर अचानक ही मेरे जिस्म को झटका लगा और मैंने दीवार पर दोनों हाथ रखकर खुद को गिरने से रोका। शीशे का वो कमरा किसी ट्रॉली की तरह चल पड़ा और मेरे अतराफ के मनाजिर बदलने लगे। अब 2 सिमती दीवारें नजर आ रही थीं और नीचे ज़मीन जिस पर वो काले रंग की लाइन बिछी हुई थी। फिर ये कुर्रा या मेरा कैद खाना, जिसे मैं शीशे का कैद खाना कह सकता था, एक बहुत बड़े हॉल में जाकर रुक गया। हॉल बिल्कुल वैसा ही था जैसा हॉल मैं पीछे देख चुका था। यहाँ भी बेशुमार मशीनें लगी हुई थीं और मैं हॉल के बीचों बीच मौजूद था। बड़ा अजीबोगरीब मंजर था जो मेरी समझ से बाहर हो गया। मेरे अंदर चिल्लाहट पैदा हो गई। मैंने अचानक ही कुछ करने का फैसला कर लिया। शीशे के इस हॉल में कैद नहीं रह सकता। चुनाचे मैंने एक दीवार की जानिब देखा और अपनी तमाम तर ज़हनी कुव्वतों को यकजा करके शीशे के उस खोल को तोड़ने की कोशिश की। मेरी आंखें शीशे के उस खोल की एक दीवार पर मरकूज हो गईं और मेरी ज़हनी कुव्वतें अमल करने लगीं। दिमाग दुखने लगा। मैंने शीशे के उस दीवार के एक हिस्से को पिघलते हुए देखा तो वो मुड़ता जा रहा था, लेकिन अचानक ही ऊपरी सतह एक जगह से हट गई और एक हल्की सी सनसनाहट की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। बेख्तियार मेरी निगाहें ऊपर उठ गईं तो मेरे जहन को एक शदीद झटका लगा। सफ़ेद सफ़ेद रोशनियाँ जो ट्यूबों में गर्दिश कर रही थीं और धुआं देती महसूस होती थी मेरी आंखों से टकराईं और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा दिमाग उनकी गिरफ्त में आ गया हो। वह सनसनाहट पूरी तरह मेरे दिमाग में बस गई और मेरे अंदर ही जान बरपा हो गया। मेरी तवज्जो उस दीवार से हट गई जिसे मैं अपनी जहनी कुव्वतों से पिघला रहा था। उन रोशनियों ने मुझे अपने जाल में जकड़ लिया और मेरे अंदर शदीद बेचैनी नमूदार हो गई। मेरे अज़ा तनाव महसूस कर रहे थे। दिमाग दर्द से फटा जा रहा था। बेख्तियार हलक से कराहें निकलने लगीं। मेरी मुट्ठियां भिंच गईं, चेहरा सुर्ख हो गया, गर्दन की रगें तन गईं। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे बदन की खाल फट जाएगी, मेरा दिमाग टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तभी मुझे जगराजन राज की आवाज़ सुनाई दी। ये एक छोटी सी वार्निंग है आपके लिए आकिल रफ़ीक महाराज। अपनी कुव्वतों को यहाँ ना आजमाओ, वरना दिमाग हमेशा के लिए खाली हो जाएगा, बदन अकड़ कर रह जाएगा, फट जाओगे तुम और किसी काबिल नहीं रहोगे। ताउन करो अपनी इस छोटी सी ताकत को इस अजीमुशान लेबॉर्ट्री में आजमाने की कोशिश ना करो, वरना नतीजे के जिम्मेदार खुद होगे। ख़त्म करो, ये सब कुछ ख़त्म करो, मैं कहता हूँ। किए देते हैं महाराज, किए देते हैं। अचानक ही खामोशी छा गई और मुझे यूं लगा जैसे मेरे चारों तरफ तारीकी फैल गई हो। मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं रह पाया, मेरे पाँव बेजान हो गए। इस छोटी सी कोशिश ने मुझे बेजान कर दिया। मैं दोनों हाथों से सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। मेरा अंग अंग दर्दो करब से चीख रहा था और ऐसी तकलीफ़ मैंने ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की। काफ़ी देर तक मेरे वजूद में सन्नाटा सा तारी रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिमागी कैफियत पुरसुकून होती गई और इसके बाद बदन भी किसी कदर बेहतरी महसूस करने लगा। मैंने गहरी गहरी सांसें लेकर चारों तरफ देखा। बंद कमरे में घुटन का कोई एहसास नहीं था। मेरे अतराफ में लोग उसी तरह काम में मसरूफ़ थे। गुरु जगराजन राज की आवाज़ कहाँ से सुनाई दी थी ये मुझे नहीं मालूम। गर्ज ये कि इसके बाद तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो मेरे लिए तकलीफ दे या काबिल ज़िक्र होती। यहाँ इस हॉल में ऐसी रोशनियाँ थीं कि ये अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि दिन है या रात हो गई है। अंदाजे के मुताबिक अब सुबह का उजाला फूटने लगा होगा।
क्योंकि जितना वक्त मुझे यहाँ गुजर चुका था उससे मैं अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता था। तब इसके बाद मैंने गुरु जगराजन राज को आते हुए देखा। उसके साथ 8 अफराद और मौजूद थे, सारे के सारे गैर मुल्की, लेकिन शायद उनका ताल्लुक किसी एक मुल्क से नहीं था। वो सब उसी शीशे के खोल की जानिब आ रहे थे। गुरु जगराजन राज के हाथ में एक गोल सा वायरलेस नुमा आला था और वो बड़ा खुश व खुर्रम नजर आ रहा था। शीशे के खोल के पास आकर वो रुक गया। उसने आला चेहरे के करीब किया और आहिस्ता से बोला, कहिए आकिल रफ़ीक महाराज, अब तो आप खैरियत से हैं ना? अगर मैं बोलूँगा तो मेरी आवाज़ तुम तक पहुँच सकती है। लो, शीशे की ये दीवार भला मेरे और तुम्हारे बीच क्या हैसियत रखती है? बोलो, क्या कहना चाहते हो? देखो जगराजन राज, मैं जानना चाहता हूँ कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। बता देंगे महाराज। अब देखो, हम तुम्हें यहाँ से एक और जगह ले चलते हैं। नहीं रुको, पहले मैं तुमसे अपने इन दोस्तों का तारुफ करा दूं। देखो, खड़े हो जाओ, अब तो तुम ठीक होगे। ये जेम्स एटलिक हैं, दुनिया के उन माने हुए साइंसदानों में से एक जो अपना सानी नहीं रखते। ये जॉनी हॉप है, ये भी बहुत बड़ा साइंसदान है। सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। ये फलां है, ये फलां है। वो मुझे उन लोगों के नाम बताता रहा और वो लोग गर्दनें खम करके मुस्कुराते रहे। अजीब सा माहौल था, अजीब सी कैफियत थी। गुरु जगराजन राज कहने लगा, तुमने मुझे लंदन में बस इसी छोटी सी जगह पर महदूद समझ लिया होगा। ऐसी बात नहीं है आकिल रफ़ीक जी, ऐसी बात नहीं। मेरे हाथ तो बहुत लंबे हैं। अंदाज़ा नहीं लगा सका था तुम्हारी उस कुव्वत का। ये तो बाद में पता चला कि तुम कौन हो, वरना लंदन ही में तुम्हें चूहे की तरह मार देता, चिऊंटी की तरह मसल देता। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या। मेरे हाथ बहुत वसी हैं। ये इमारत जहाँ तुम इस वक्त मौजूद हो दुनिया की बेहतरीन साइंसी लेबॉर्ट्रियों में से एक है। और जानते हो ये लोग कौन हैं जो मेरे साथ नजर आ रही हैं? मुरीद हैं सारे के सारे मेरी ताकत का लोहा मानते हैं। ये साइंसदान हैं, लेकिन इनकी साइंस ये नहीं मालूम कर सकी कि मेरे दिमाग के अंदर जो साइंस छुपी हुई है वो क्या है। ये सब मेरे इशारों पर अमल करने के लिए तैयार हैं, अकीदतमंद हैं सारे के सारे मेरे। ये वो लोग हैं जो अगर दुनिया के खिलाफ अमल करने पर आ जाएं तो आधी दुनिया को भस्म कर दें। ये 8 आधी आधी दुनिया को जलाकर खाकस्तर कर सकते हैं। क्या तुम और क्या तुम्हारी औकात। बात की है मैंने इनसे तुम्हारे सिलसिले में। तुम्हारे लिए मैं एक लंबी प्लानिंग कर रहा हूँ। खैर, पहले मैं तुम्हें ज़रा एक और जगह की सैर करा दूँ। चलो अमल करो। गुरु जगराजन राज ने वायरलेस नुमा अल्लाह अपने मुंह के करीब करके कहा, 0.0000004। अचानक ही शीशे के उस खोल में तारीकी हो गई और अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो पूरा हॉल मेरी निगाहों से रूपोश हो गया हो। साथ ही मुझे अपने जिस्म में जुम्बिश भी महसूस हुई और मेरा ये शीशे का घर अपनी जगह से खिसकने लगा। मुझे हैरतों के दौरे पड़ रहे थे। ये नया मसला था। हकीकत यह है कि मेरे दिल में गुरु जगराजन राज की तरफ से खौफ बैठ गया और मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मैं ये सोच रहा था कि जो अमल मैंने लंदन में किया था उसके खौफनाक नताइज अब मुझे भुगतने पड़ रहे थे। कमरा रुक गया और इसके साथ साथ ही मनाजिर भी रोशन हो गए। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन यहाँ का मंजर बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। जगराजन राज मेरे पास मौजूद नहीं था। बस चंद ही लम्हात के बाद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। हाँ आकिल रफ़ीक महाराज, देख रहे हो, कुछ बताना है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें कुछ बताना है। अपनी पूरी टीम से मैं तुम्हारा तारुफ करा चुका हूँ। ये टीम अब तुम्हारे सिलसिले में काम करेगी। बहुत बड़ा मंसूबा बना लिया है मैंने तुम्हारे बल पर, और यकीन करो इस मंसूबे की तकमील के बाद मुझे बहुत बड़ा मर्तबा हासिल होने वाला है। शायद दुनिया के बहुत से ममालिक गुरु जगराजन राज को अपना गुरु मान लेंगे। वो बड़े बड़े साइंसदान जो इस वक्त काले दिमाग वालों से खौफजदा हो गई हैं और सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि उनके खिलाफ क्या किया जाए, गुरु जगराजन राज की तरफ दौड़ेंगे और उसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करेंगे कि महाराज हमारे लिए काम कीजिए, और मैं उनसे सौदेबाजी करूंगा। अरे क्या समझते हो बेवकूफ़ लड़के, इस वक्त मेरे पास वो कुव्वत मौजूद है कि चाहूँ तो एक नई दुनिया आबाद कर सकता हूँ। हर शख्स मेरे इशारे पर अमल करने पर तैयार हो जाएगा। वो करेगा जो मैं चाहूँगा, और जानते हो किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं उन्हें शबलीसों से निजात दिलाऊंगा, समझे? इस वक्त मैं दुनिया की काली शक्ति का सबसे बड़ा इंसान हूँ और सारे के सारे मेरे कदमों में बैठे हुए हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जो कुछ तुमने लंदन में मेरे साथ किया उसके बदले में मैं तुम्हें उस हाल को पहुंचा देता कि लोग देखते तो कानों पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई। दुश्मन अगर मर जाए तो दुश्मनी भी मर जाती है, लेकिन दुश्मनी को मरना नहीं चाहिए। दुश्मन को लम्हा लम्हा मरना चाहिए, समझे? मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करना चाहूँ उसकी एक झलक तुम्हें दिखा सकता हूँ। सामने देखो। मेरी निगाहें सामने उठ गईं। यहाँ भी कुछ मशीनें रखी हुई थीं, लेकिन अजीबोगरीब मशीनें। शीशे के बड़े बड़े जार, ऐसा ही शीशे का एक खोल जिसमें मैं कैद था, लेकिन उसका साइज छोटा था। शीशे का वो खोल अपनी जगह से चल पड़ा और एक सुराख से अंदर दाखिल हो गया।
दरवाजे नुमा सुराख से अंदर दाखिल होने के बाद जब वो अपनी जगह वापस आया तो उसमें एक स्याफाम शख्स बंद था। दोनों हाथ शीशे की दीवारों पर टिकाए वो वहशतज़दा निगाहों से इधर उधर देख रहा था। गुरु जगराजन राज की आवाज़ उभरी। इसका नाम गोलोन स्पार्टा है। दुनिया के खतरनाक तरीन आदमियों में शुमार होता है। पिछले 1.5 साल से मेरा कैदी है। मेरे खिलाफ अमल करने निकला। मैंने इसे इत्मीनान से अपना कैदी बना लिया। देखो क्या उम्दा बात है। इससे पहले तुमने किसी इंसान का तेल नहीं देखा होगा। इंसान का तेल भी बहुत से कामों में इस्तेमाल हो सकता है और मैं तुम्हें आज पहली बार इंसानी तेल दिखा रहा हूँ। इतनी जल्दी दुनिया की किसी जड़ी बूटी का तेल भी नहीं निकाला जा सकता जितनी जल्दी इंसानी तेल तुम्हारे सामने होगा। देखो, जरा देखो। इसके साथ ही अचानक मैंने देखा कि शीशे के उस खोल में खड़े हुए उस जिंदा इंसान के चेहरे पर कर्ब-ओ-अज़ियत के आसार नजर आने लगे। हल्की सी लर्जिश महसूस हो रही थी शीशे के उस खोल में और वो शख्स बुरी तरह खौफजदा नजर आ रहा था। फिर उसका मुंह खुला। यकीनी तौर पर उसकी वहशतनाक चीखें शीशे के उस खोल में गूंज रही होंगी। वो कर्ब-ओ-अज़ियत से तड़प रहा था। बुरी तरह इधर उधर हाथ पांव मार रहा था। शीशे के खोल को घून से मार मार कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसकी ये कोशिश खत्म हो गई। खौफ और दहशत उसके चेहरे पर मुंजमद हो गई। मैंने देखा कि उसका बदन साकित हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं। वह दीवार से टिक गया और फिर दूसरा हैबतनाक मंजर मेरी निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा। उस शख्स का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा था। वो और शीशे के निचले हिस्से में उसके जिस्म का खून जमा होता जा रहा था। उसके पांव खून में डूब गए। शीशे के खोल में आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म पिघलता रहा। उसके पूरे जिस्म की हड्डियां भी गलकर एक जगह जमा हो गईं। फिर अचानक ही मैंने उस खून को बहकर एक पतली सफ़ेद नाली के जरिए उस जार तक आते देखा जो पहले से वहां रखा हुआ था। बड़े से जार का पैंदा एक अजीबोगरीब ब्राउन रंग के महलूल से भरता जा रहा था। फिर यह जार आधे के करीब भर गया और शीशे का खोल इस तरह साफ हो गया जैसे वहां किसी इंसान का वजूद ना हो। गुरु जगराजन राज की आवाज़ उभरी। मैंने इसे जलाया नहीं है, बल्कि यह खास किस्म की शुआओं से आहिस्ता आहिस्ता पिघला है। इसका खून मलगोबी की शक्ल में तब्दील हुआ। लेकिन भला बाकी रह जाता तो बात ही क्या थी। चर्बी और खून एक खास हीट पर पकाया गया और पकने के बाद अब जो ये तेल हासिल हुआ है, ये खालिस इंसान का तेल है। इसे बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया का कोई साइंसदान इसके हसूल का तरीका नहीं जानता। वो सोच भी नहीं सकता कि एक जिंदा इंसान को सिर्फ 60 सेकंड के अंदर इस तरह तेल में तब्दील किया जा सकता है। और भी ऐसे बहुत से कैदी हैं जिनके बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने उनके साथ क्या सलूक करने का फैसला किया है। ऐसा ही कोई सलूक तुम्हारे साथ भी हो सकता था डियर आकिल रफीक, मगर तुम इतने मामूली इंसान नहीं हो। तुम शबलीस हो, समझे? तुम शबलीस हो। एक शबलीस से मुझे जो फायदे हासिल होंगे वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। सुनो, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा उसकी तफसील मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरी वो टीम जिसने ये तेल निकालने वाली मशीन ईजाद की है, मेरे मुरीदों और अकीदतमंदों की टीम है, वही तुम पर अमल करेगी। तुम्हारे दिमाग का एक ऑपरेशन किया जाएगा, समझे? एक छोटा सा ऑपरेशन जिससे तुम्हारी असलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम डबल इंसान हो जाओगे। तुम्हारा डबल रोल होगा। तुम्हारे अंदर 2 इंसान होंगे। एक तुम यानी आकिल रफीक खुद अपनी तमाम तर सोचों के साथ, अपनी तमाम तर कुव्वतों के साथ, और दूसरा जो गुरु जगराजन राज का अकीदतमंद होगा। लेकिन गुरु जगराजन राज का अकीदतमंद तुमसे ज़्यादा ताकतवर होगा, तुमसे ज़्यादा पावरफुल होगा। वो जो सोचेगा तुम उसकी तरदीद नहीं कर सकोगे। तुम उसकी सोचों से नफरत बेशक करोगे, लेकिन उसका मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, चूंकि तुम कमज़ोर होगे और वो ताकतवर। तुम मर जाते तो मुझे ये मज़ा ना आता, समझ रहे हो? ये मेरा इंतकाम भी है और मेरे लिए एक फ़ायदेमंद मशगला भी। तुम्हारे अंदर का दूसरा इंसान मेरी मर्जी के मुताबिक काम करेगा और मैं दुनिया के तमाम मुल्कों से तुम्हारी कीमत वसूल करूँगा। अरे, बहुत बड़ा मंसूबा है मेरे दिल में। ऐसा मंसूबा कोई दूसरा नहीं बना सकता, समझे? किसी के दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि वो ऐसा और कोई मंसूबा बना सके। जगराजन राज पहला आदमी होगा जो एक शबलीस को उन लोगों के लिए कारआमद बनाएगा जो इस वक्त शबलीसों से खौफजदा होकर सर जोड़कर बैठ गई हैं और सोच रही हैं कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बात समझ में आ रही होगी। तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है कुव्वत हासिल करने का, ताकत हासिल करने का। अजीमुशान मंसूबा है मेरे दिमाग में, अजीमुशान मंसूबा। सुनो, मैंने शबलीस काबू में कर लिया है। मैं उसके दिमाग को नया रंग दूंगा, दूसरा रूप दूंगा। जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हारी दोहरी शख्सियत होगी, एक कमज़ोर, दूसरी ताकतवर, और दुनिया भर में शबलीसों का मंसूबा तुम्हारे जरिए नाकाम होगा। तुम्हारे जरिए। ये
इस सदी का सबसे हैरतनाक अमल होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो कह लगाने लगा और मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। उसकी बातें समझ में आ रही थीं। मुझसे ज्यादा अपना तयन और कौन कर सकता है। जिस म्यार तक पहुंच गया था उसका असर अशीर भी नहीं था। बस ये कुव्वत जो कुदरत ने मुझे अता की थी उसने मेरे बहुत से काम बना दिए थे। ज़हनी तौर पर कभी अपने आप को इतना ताकतवर नहीं पाया कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आप को मुकम्मल समझूं। फितरी तौर पर भी तबीयत में नेक दिली थी और शैतानियत नहीं थी जो शैतानी कामों के लिए बरूए कार लाई जा सकती है। और ये कमबख्त गुरु जगराजन राज मुझे ना जाने क्या से क्या बना रहा था। शबलीस होने की हैसियत से अभी तक ऐसा कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया था सिवाय छोटे छोटे शोबदों के जो इंतहाई तौर पर काबिल जिक्र होता। गुरु जगराजन राज काफ़ी देर तक मेरे पास बैठा ना जाने क्या क्या खौफनाक कहानियां सुनाता रहा। और जब वो चला गया तो मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचता रहा। मैं कुदरती तौर पर काले जहन का मालिक था और वो काली कुव्वत का। मुझे ये कुव्वत आसमानों से अता की गई थी और उसने इसके हसूल के लिए ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन वो कमबख्त इस कदर ताकतवर हो सकता है ये मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। बाहर तौर अब नहीं कह सकता था कि आने वाला वक्त क्या होगा। जिस मुसीबत में गिरफ्तार नजर आता था उससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वो कुछ देखा था मेरी आंखों ने जो कभी चश्मे तस्वुर में भी नहीं आया होगा। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि तनबा तकदीर हो जाऊं। जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर रहेगा, चाहे कुछ भी कोशिश कर लूं। अलबत्ता दिल में यह आरजू जरूर पैदा होती थी कि किसी मजलूम को मेरे हाथों नुकसान ना पहुंचे। जो कुछ करूं उसमें किसी की जिंदगी को कोई खतरा ना हो मेरे हाथों से। इससे पहले जो कुछ करता रहा था उसमें अपने आप को बड़ा मुकम्मल समझता था। लेकिन अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया था तो सूरत हाल का अंदाजा हो रहा था। दिमाग इतना थक गया कि मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी जहनी कुव्वतों से काम लेकर सो गया। ना जाने कब तक सोता रहा। फिर आंख खुली तो यूं महसूस हुआ जैसे तमाम एज़ा मुझसे अलग हो गई हों। ना हाथ हिला सकता था ना पाँव, सर को जुम्बिश तक नहीं दे सकता था, बदन के किसी भी हिस्से को हरकत में नहीं ला सकता था। लेकिन आंखों की रोशनी बाकी थी, दिमाग की सोचें बाकी थीं। वो कमरा नज़र आ रहा था लेकिन मेरे सामने और ऊपर एक छत नज़र आ रही थी। एक सफ़ेद और खूबसूरत टाइलों से आरास्ता छत। गर्दन घुमाकर उधर नहीं देख सकता था। हाँ, अतराफ में हल्की हल्की आवाज़ें ज़रूर गूंज रही थीं। ज़हनी कुव्वतों को सही तौर पर इस्तेमाल करते हुए मैंने सोचा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है, लेकिन याद नहीं आया। आखिरी निशानात जो जहन पर नक्श थे वो ये थे कि गुरु जगराजन राज मुझे अपने कारनामे सुना रहा था, अपनी काली शक्ति के बारे में बता रहा था और ना जाने क्या क्या बातें कर रहा था। और उसके बाद मेरा जहन थक कर सो गया। लेकिन ये वो कमरा नहीं था जहाँ मेरी मुलाकात गुरु जगराजन राज से हुई। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर पूरी कुव्वतों को जमा करके सर को जुम्बिश देने की कोशिश की। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखना चाहा तो सर के अकबी हिस्से में एक हल्की सी टीस हुई। ना जाने यह टीस कैसी थी। पूरा बदन दुख कर रह गया। तभी एक नर्मो नाजुक हाथ मेरे सीने पर आ टिका और किसी ने बारीक सी दिलनशी आवाज़ में कहा, नहीं, प्लीज़ नहीं, अपने आप को जुम्बिश ना दो। मैंने हैरत से उस आवाज़ को सुना और फिर उसी ने मेरी मदद की। उसका चेहरा सामने आ गया। एक खूबसूरत सी गुड़िया सी लड़की थी, दूध जैसा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, हसीन नकुश, मेकअप से आरास्ता, सर पर नर्स की कैप पहने हुए, होंठों पर मुस्कुराहट जिससे उसके दिलकश दांत झलक रहे थे। दूसरी बार उसने फिर वही अल्फाज दोहराए, अभी अपने आप को जुम्बिश ना दो। मेरे साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम्हारा ऑपरेशन किया गया है, उसने जवाब दिया। ऑपरेशन? हाँ। कैसा ऑपरेशन? दिमाग का ऑपरेशन, उसने जवाब दिया। क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ था? बेहतर है अपने दिमाग पर जोर ना डालो, मेरे एसाब भी शल हैं। क्यों? तुम्हें जिस्मानी तौर पर बिल्कुल साकित कर दिया गया था। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। तुम्हें मैं क्या कहकर पुकारूं? नर्स हूँ, नर्स कहो। मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ नर्स। वजह तुम्हें वही लोग बताएंगे जिन्होंने तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन किया है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी खिदमतगार की हैसियत से मौजूद हूँ। मेरे दिमाग का ऑपरेशन किसने किया है? डॉक्टरों ने। क्यों? मैंने कहा ना, इन तमाम सवालों के जवाबात तो वही लोग देंगे जिन्होंने तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन कराया है। मेरी तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि अभी अपने दिमाग पर जोर मत डालो। नर्स, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सोच लो, जो नुकसानात तुम लोगों को मेरे हाथों पहुँचेंगे उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मगर क्यों? आखिर क्यों? वो हंस पड़ी। क्यों हंस रही हो? तुम धमकियाँ जो दे रहे हो, मैं इन धमकियों को हकीकत का जामा भी पहना सकता हूँ। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तुम्हारा मतलब है कि मेरे असाब काम नहीं कर रहे इसलिए ऐसा होगा।
मेरा यही ख्याल है, तुम्हें हर किस्म की जुम्बिश से महरूम कर दिया गया है। शायद तुम अपने बदन को तहरीक ना दे सको। मैं नर्स का चेहरा देखता रहा और फिर मैंने आंखें बंद कर लीं। यह भी एक तजुर्बा था जिंदगी का। क्या वाकई मैं अपने बदन को जुम्बिश नहीं दे सकता? क्या मेरी जहनी कुव्वतें बिल्कुल नाकारा हो गई हैं? नामुमकिन। मैं अपने जहन की कुव्वतों को जमा करने लगा और इसके बाद मैंने अपने बदन को हुक्म दिया कि वो हरकत करे। मेरा हाथ उठा, दूसरा हाथ पांव, और फिर मैं उठकर बैठ गया। नर्स की हल्की सी चीख सुनाई दी और वह फटी फटी आंखों से मुझे देखती हुई कई कदम पीछे हट गई। मैं नर्स का चेहरा देखता रहा। इसके बाद मैंने जिस मसहरी पर लेटा हुआ था उस पर रुख तब्दील किया और उसे पांव लटकाकर नीचे उतरकर खड़ा हो गया। नर्स चीखकर बाहर भाग गई। मैं उस दरवाजे को देखता रहा जिससे नर्स बाहर गई थी। इसके बाद चंद कदम चलकर दरवाजे के करीब पहुंच गया और दरवाजे के हैंडल की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त बाहर कुछ लोग महसूस हुए और मैं रुक गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुला था। मैं पीछे हटा। नर्स अकब में नजर आ रही थी। सामने 2 डॉक्टर थे। एक डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरा चेहरा देखा और कहने लगा, हेलो मिस्टर आकिल रफीक। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने पलटकर अपने साथी की जानिब देखा। दूसरा डॉक्टर एक पस्ता कामत शख्स था। डॉक्टर ही का लिबास पहने हुए था, लेकिन उसका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ सा था। उसने घूरकर मुझे देखा और बोला, तुम्हें अपनी जगह से नहीं उठना चाहिए था मिस्टर आकिल रफीक। इस वक्त अपने दिमाग पर जोर डालना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। मेरे सर का ऑपरेशन किया गया है डॉक्टर। हाँ, क्यों? बराहे करम बैठ जाओ। अगर तुम अपने आप को सवालात के लिए तैयार पाते हो तो हम तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे ताउन करूंगा, मैंने कहा और वापस पलटकर उसी मसहरी पर जा बैठा जिससे उठकर यहाँ तक आया था। दोनों डॉक्टरों के पीछे वो नर्स भी अंदर आ गई। मैंने मुस्कुराती निगाहों से नर्स को देखा। वो एक दीवार से जा टिकी थी। दोनों डॉक्टर मेरे सामने खड़े हो गई। फिर उन्होंने कहा, क्या तुम्हें गुरु जगराजन राज याद नहीं? गुरु जगराजन राज? मैंने हल्की सी झपकी लेकर कहा, हाँ, गालिबन उन्होंने तुम्हें इस बात से आगाह कर दिया था कि तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन किया जाएगा। तो क्या मेरे दिमाग का ऑपरेशन कर दिया गया है? हाँ, अब तो तुम तकरीबन ठीक होने वाले हो। तुम्हारे इस ऑपरेशन को भी 8 दिन गुजर चुके हैं और इंतहाई बेहतर हालत है। मैंने अपना हाथ सर तक ले जाने की कोशिश की तो डॉक्टरों ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ नहीं, अभी नहीं। देखो, एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, वो ये है कि तुम्हें यहाँ कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। इसका अंदाज़ा खुद तुम्हें है। तुम जहनी तौर पर इंतहाई ताकतवर इंसान हो। क्या ये बताना पसंद करोगे कि तुमने अपने जिस्म को तहरीक कैसे दी? बेकार बातें हैं डॉक्टर। वैसे मैं इस तरीक़ाकार को गलत समझता हूँ। आखिर मेरी लाइल्मी में ये ऑपरेशन क्यों किया गया और फिर इतने तवील अरसे तक मुझे बेहोश क्यों रखा गया? बेहोश तो तुम ऑपरेशन के नतीजे में थे और तुम्हारा बेहोश रहना ही बहुत ज़्यादा दुरुस्त था, क्योंकि जुम्बिश ना होने की वजह से तुम्हारे ज़ख्म के ठीक होने में हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत कम वक्त लगा। ये अच्छा नहीं हुआ। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ। बराहे करम इस सिलसिले में हमसे पूरा ताउन करो। हम दुनिया के लिए एक ऐसे तामीरी इंसान बन चुके हैं कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और ये सब गुरु जगराजन राज के अहकामात का नतीजा है। मैं किसी गुरु जगराजन राज को तस्लीम नहीं करता, मैंने गुर्राते हुए लहजे में कहा। और दोनों डॉक्टरों ने गहरी सांस ली। फिर बोले, अगर तुम्हें किसी किस्म की उलझन महसूस हो रही हो तो तुम्हारा राब्ता गुरु जी से करा दिया जाए। दफ़ा हो जाओ, तुम दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, बस मुझे आराम करने दो। डॉक्टरों ने एक दूसरे की शक्ल फिर उसी अंदाज में देखी। उनके अंदाज से यूँ महसूस होता था जैसे वो सिर्फ एक मशीन हो, इंसान ही ना हो। बाहर तौर वो दोनों बाहर निकल गए। नर्स भी उनके पीछे पीछे गई। मैं गुस्सीले अंदाज में मसहरी पर लेट गया। गुरु जगराजन राज के अल्फाज याद आ रहे थे। इसका मतलब है कि उसने अपना अमल कर डाला है, लेकिन मैं इतना बेबस क्यों हो गया? उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि उसके बाद जाग क्यों नहीं सका? नर्स चंद लम्हात के बाद वापस आई। उसके चेहरे पर खौफ के आसार बेशक थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया था। मेरे करीब पहुंच गई। बोली, कुछ पियोगे? अचानक ही मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। मैंने उससे कहा, हाँ, कुछ लाओ। कोई जूस वगैरह या पानी? जूस मिल सकता है, क्यों नहीं? ऑरेंज जूस मिल सकता है, वो भी मिल सकता है, ले आओ, मैंने कहा और नर्स बाहर निकल गई। मैं सोचने लगा कि यह सब कुछ क्यों हुआ है। झल्लाहटें जहन पर सवार थीं। नर्स वापस आ गई। उसने एक प्लेटफॉर्म पर बड़े एहतराम से ऑरेंज जूस का गिलास मुझे पेश किया और मैंने गिलास उठाकर एक सांस में उसे खाली कर दिया। नर्स ने फिर गिलास उसी एहतराम से लेकर प्लेट एक जानिब रख दी और मेरी जानिब देखने लगी। उसके चेहरे पर अब वो शौकी नहीं थी जो चंद लम्हात कबल मैंने देखी, यानी उस वक्त जब मैं होश में आया था। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखा और कहने लगा, तुम मुझसे खौफजदा क्यों हो गई? सच बताऊंगी तो बुरा ना मान जाओगे कहीं? नहीं, प्लीज़ बताओ, मैंने पलकें झपकाते हुए कहा।
अचानक ही जहन को सुकून सा महसूस हुआ। वो टीसें भी खत्म हो गई थी जो सर के पिछले हिस्से में उठ रही थीं और पलकें बोझल सी होती जा रही थीं। नहीं, जिस किस्म के इंजेक्शन दिए गए हैं उनसे एक ताकतवर हाथी को भी जिस्मानी तौर पर साकित किया जा सकता है। मैं इसलिए खौफजदा हो गई कि तुम बड़े इत्मीनान से अपने अज़ा को तहरीक देकर उठकर बैठ गई। ये कैसे हुआ? आखिर कैसे हुआ? मैं हंसने लगा, थकी थकी सी हंसी। मैंने आहिस्ता से कहा, बहुत कुछ होगा नर्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, उसने कहा और फिर उसने मुझे सहारा देकर तकिए पर लिटा दिया। ना जाने क्यों जहन पर बोझल सी कैफियत तारी हो गई और उसी लम्हे मुझे उस ऑरेंज जूस का ख्याल आया जो मुझे दिया गया था। ये बात एक यकीनी हैसियत रखती थी। ऑरेंज जूस में मुझे कोई ऐसी नशावर दवा दी गई थी जिसने फ़ौरन ही मेरे दिमाग और एज़ा पर असर किया था। उस वक्त गालिबन डॉक्टर ने मुझे सुला देना ही बेहतर समझा और थोड़ी देर के बाद मैं फिर दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया, गहरी नींद सो गया। लेकिन आखिरी सुकून उस वक्त मिलता है शायद जब इंसान कब्र में उतर जाए। उससे पहले सिर्फ सुकून का तसव्वुर ही किया जा सकता है। जिंदगी बाकी थी, फिर होश आ गया और इस बार दिल को बड़ी बेजारी का एहसास हुआ। कितना बेदस्तोपा हो गया हूँ मैं, कैसी अजीब बात है। कुछ देर के बाद ही एहसास भी हो गया कि इस बार मंजर फिर बदल गया है। वो जगह नहीं है जहाँ मैं सोया था या बेहोश हुआ था। कम अज़ कम कमरा वो नहीं था। अपने वजूद का जायज़ा लिया, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कहीं भी किसी तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ। उठा और मसहरी पर पाँव लटकाकर बैठ गया। सामने दीवार पर एक यूनानी पेंटिंग आवेज़ां थी जिसमें कदीम यूनान का एक मंजर दिखाया गया था। उसे देखता रहा, समझता रहा, फिर चौंक पड़ा। जो तस्वुर उस तस्वीर में पेश किया गया था वो ज़िंदगी से प्यार का था। ये किसी खास बात का इजहार है या सिर्फ इत्तफाक? लेकिन जो कुछ भी था कामयाब था। मुझ में अचानक फुर्ती पैदा हो गई। मैं बेदार हो गया। अब क्या सूरत हाल है? मेरे लिए क्या फ़ैसले किए गए हैं? कमरे का दरवाज़ा सामने था, खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे, बाहर से राब्ता मुनक़ता था। उठकर खड़ा हो गया। कम से कम पता तो चले कहाँ हूँ और जहाँ रखा गया है यहाँ मेरी ज़िंदगी के लिए क्या इम्कानात हैं। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला तो आसानी से खुल गया, गोया कैदी नहीं हूँ। एक राहदारी से गुजरकर सामने आया तो कदम रुक गए। दूसरी तरफ का मंजर बेपनाह था। तहद्दे निगाह हौलनाक गहराइयाँ धुंध में लिपटी हुई, जैसे आसमान से ज़मीन को देख रहा हूँ। मैं गहराइयों को झांकता आगे बढ़ने लगा। आगे, कुछ और आगे। एक खूबसूरत से फ्रेम में एक तहरीक नजर आई। लिखा, मैं कौन हूँ। दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और मेरे जहन में यह सवाल उभर आया कि मैं कौन हूँ। और फिर एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई मेरे दिल में। मैंने सोचा मैं कौन हूँ और मेरे जहन ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया। मेरा नाम आकिल रफ़ीक है। बचपन का वो दिन जब मैंने इस दुनिया में आंख खोली थी मेरी निगाहों के सामने आ गया और फिर मैं अपने माजी से गुजरता चला गया। माजी का एक एक लम्हा मेरे जहन में इल्म की तरह कौंधता हुआ आगे बढ़ा। सब याद आए, शमशेरा, हमारी अम्नी और फिर जगराजन राज। यहाँ से जहन में हल्की हल्की चंद मशीनी आवाज़ें आईं, क्लिक क्लिक क्लिक, और अकब से कदमों की आहट उभरी। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो जगराजन राज का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। सर से लेकर पांव तक सफ़ेद लिबास में मलबूस, ढीला ढाला लिबादा, चौड़ा बदन, वही अंदाज, वही सब कुछ बड़े दोस्ताना अंदाज में मेरे करीब पहुंचा और कहा, आकिल रफ़ीक जी, कहो कैसे मिजाज हैं। ठीक हूँ गुरुजी, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और वो मेरे करीब से गुजरकर आगे बढ़ा। कहने लगा, आओ वहाँ बैठेंगे, वहाँ से सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। अभी तक तो ये अंदाज़ा नहीं हो सका था कि ये कौन सी जगह है और यह हसीन मनाजिर कहाँ के हैं। बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था एकदम, ये सोच कर कि मैं इस जगह से भी नावाकिफ़ हूँ जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। उसके साथ आगे बढ़ा। जिस जगह वो मुझे ले गया था वहाँ बहुत हसीन कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि जितनी बुलंदी पर था उससे यह एहसास होता था कि जैसे किसी हवाई जहाज़ से ज़मीन को देख रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, धुंध में लिपटे हुए पहाड़ और हसीन हसीन इमारतें जिनका तर्ज तामीर ख़ास किस्म का था। और इसमें कोई शक नहीं कि मनाजिर जहन पर सहर सा तारी किए दे रहे थे। जगराजन राज ने मुझे बैठने का इशारा किया और फिर ज़ोर से बोला, कॉफ़ी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे दिल की बात उसके जहन तक पहुँच गई हो, लेकिन उसने कॉफ़ी के लिए कहा किससे था। दूर दूर तक तो कोई मौजूद नहीं था। ताहम इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। जगराजन राज को मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने एक निगाह फिर सामने के मंजर पर डाली और जगराजन राज मुस्कुराकर बोला, कैसी जगह है। बहुत ही खूबसूरत। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत हसीन इलाका है। लेकिन मैं ये नहीं जानता गुरुजी कि यह जगह कौन सी है। कोस्टा रिका। जी, मैंने हैरत से कहा। हाँ, हम कोस्टा रिका में हैं।
अमेरिका का दरमियानी हिस्सा और पानामा इसके जुनूब मशरिक में है। ये आखिरी हिस्सा है और यहाँ से सरहदें देखी जा सकती हैं। कोस्टा रिका, मेरे मुंह से अजीब से अंदाज में निकला। हाँ, और इस इलाके का नाम सान जूस है। मैंने तो ये नाम इससे पहले कभी नहीं सुना और मैं इस वक्त जनूबी अमेरिका में। ताज्जुब है। हमारे साथ रहोगे बालिक तो यही ऐश रहेंगे तुम्हारे। अब तुम देख लो क्या लुत्फ आ रहा है। सान जूस का ये इलाका किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, खुद तुम्हारे भी नहीं तो फिर दूसरा भला कौन क्या जाने। वैसे आकिल रफ़ीक जी, अब तुम जिस्मानी और जहनी तौर पर बिल्कुल फिट हो, इतने चुस्त और चालाक कि शायद कोई दूसरा ना हो। मेरा ख्याल है ये तुमसे गुफ्तगू करने के लिए बेहतरीन वक्त है और अब तुमसे हमारी जो बात होगी वो यूँ समझ लो कि आखिरी बात होगी और यहीं से तुम्हारे मुस्तकबिल का आगाज़ होगा। मैं खामोश निगाहों से जगराजन राज को देखता रहा। इस वक्त उसके खिलाफ मेरे दिल में नफरत का कोई तसव्वुर न था। हालांकि माजी मुझे याद था, माजी में जो कुछ हो चुका था वो सब कुछ मेरे जहन में मौजूद था और माजी की कहानियों के मुताबिक मुझे जगराजन राज से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कोई तसव्वुर इस वक्त मेरे जहन में मौजूद नहीं था। चंद ही लम्हात के बाद मैंने एक सफ़ेद फाम मुलाजमा को कॉफ़ी की ट्रॉली धकेलते हुए लाते देखा। उसने खामोशी से ट्रॉली हमारे करीब रखी और वापस पलट पड़ी। ट्रॉली पर कॉफ़ी की बेहतरीन पॉट और प्यालियां सजी हुई थीं। ना जाने कहाँ से मेरे दिल में जगराजन राज का एहतराम पैदा हो गया। अपनी जगह से उठा और पॉट से कॉफ़ी उंडेली। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसमें शक्कर मिलाई और कॉफ़ी का एक कप उसके सामने रख दिया और दूसरा अपने सामने। उसने शुक्रिया अदा करके प्याली उठाई और खोलती हुई कॉफ़ी के कई गरम गरम घोंट लिए। फिर प्याली रखता हुआ बोला, तो आकिल रफ़ीक, हकीकत यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ऐश किए हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजारी है जो कि शायद इस संसार में बहुत ही कम लोगों को नसीब हुई हो। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। तुमसे ये कहूँ तो मुझे यकीन है झूठ नहीं समझोगे कि इस वक्त संसार में शायद ही मेरे जैसे खुश नसीब हों। लोग ताजिर हैं, तजारत करते हैं, मुनाफा होता है, नुकसान होता है। नफ़ा पर खुश रहते हैं, नुकसान पर गमज़दा। अपने इस तजारत को फ़रोग देने के लिए वो ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रहते हैं। तुमने लातादाद ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि किसी ताजिर को अजीम नुकसान पहुंचा और उसने खुदकुशी कर ली, या फिर मुल्कों के सरबराहान हैं, आला आला ओहदे वाले हैं, दुश्मनों से खौफज़दा रहते हैं, ऐसी चालें चलते हैं, मार खाते हैं, मारते हैं। एक परेशानी रहती है उन्हें अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए ना जाने क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हारा जगराजन राज वो हस्ती है जिसके मुकाबले पर कोई नहीं है। तुम एक छोटी सी शक्ति लेकर मेरे मुकाबले पर आए और चूंकि उस वक्त मैं शबलीसों के बारे में कुछ नहीं जानता था, ये शक्ति मेरे जहन में नहीं थी, इसलिए नुकसान पहुंच गया थोड़ा सा मुझे। लेकिन इसके बाद मैंने इस बात पर रिसर्च शुरू कर दी कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने मुझे परेशान किया। तब शबलीस मेरे इल्म में आए, मगर बात मुकम्मल उस वक्त हुई जब शबलीसों ने अपने दिल का ऐलान किया और सब कुछ मेरी समझ में आ गया। यूँ समझ लो कि मैंने उस वक्त तक जो तैयारियां की थी उनके अमल में आने का लम्हा मुझे मिल गया और मैंने जो कुछ सोचा, जो मालूमात मैंने हासिल की, जो तरीकाकार मैंने इख्तियार किया, उसे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह सरगर्म अमल हो गया। और आकिल रफ़ीक, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। मैं ना संसार सेवक हूँ, ना मेरे दिल में किसी की भलाई का कोई ख्याल है। और इसकी अगर कोई वजह जानना चाहते हो तो सुनो, एक संसार सेवक सारे संसार को अच्छा नहीं कर सकता। माहौल अंडे देता है और अंडों से जो कुछ निकलता है वही माहौल की पैदावार होती है। वक्त ने बुराइयां तख्लीक की हैं, बेशक अच्छाइयाँ उन पर हावी हैं, नेकियों का दर्जा बुलंद है, लेकिन नेकियां करने वालों के रास्ते बंद होते हैं। ठीक है, तुम 4 आदमियों को सुधार कर खुद को लोग सुधार मानते हो तो कौन सा बड़ा काम कर गए, बाकी दुनिया तो फिर वैसी की वैसी रह गई। हम क्यों करें यह काम, हमें क्या पड़ी है। हाँ, संसार में जितना जीवन मिला है ऐशो इशरत से गुजार देना चाहिए। मैं भी हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठना चाहता था। शबलीसों का मामला सामने आया। मैंने दोनों के टकराव के बारे में गौर किया। शबलीस काले जहन वाले होते हैं, वो काले दिमाग जो भगवान की दी हुई शक्ति रखती हैं, मगर उनकी पहुंच कहाँ तक है। असल चीज़ उसका तज्जिया था। पहुंच होती है, ताकत होती है, मगर ये ताकत कुदरती नहीं। इसके बारे में सोचना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। मैं खामोशी से जगराजन की बातें सुन रहा था। हकीकत यह है कि इस वक्त मेरे दिल में उसके खिलाफ किसी भी शक्ल में कोई जज्बा नहीं उभर रहा था। मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक कर रहा था। कॉफ़ी के घोंट लेते हुए मैंने उससे कहा, लेकिन जगराजन राज जी, आपको ब्लैकर्स के बारे में कैसे मालूम हुआ। जगराजन राज हंसने लगा, फिर बोला, झूठ नहीं बोलूँगा बालिक तुझसे, तूने ही तो मुझे ये सब कुछ बताया है। मैंने? हाँ, तूने, मगर मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी कोई बात तुम्हें बताई हो। तुझे कैसे याद होगा? उस समय तू होश में कहाँ था जब तू मुझे अपने बारे में सारी तफसीलात बता रहा था?
सब कुछ बता दिया था तूने मुझे, और मेरा काम ही इतना था। तू मेरी फतह का निशान है आकिल रफ़ीक, और अब तू अपने तौर पर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारेगा। सारे ससरे काली शक्ति के सामने बेबस हैं। बड़ी साइंस लड़ाते हैं ये लोग, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देते हैं। कोई चांद पर जा रहा है, कोई मुरीख पर, कोई सूरज की तस्कीर करना चाहता है। मगर सब कुछ कर लें, ये काली शक्ति के सामने सब नाकाम हैं, सब बेबस हैं। ब्लैक पावर नंबर 1। भूल जाओ सारी बातों को आकिल रफ़ीक, जो कुछ हो जाए उसे भूल जाओ। जो होने वाला है उसे याद रखो। तुम दुनिया के किसी भी गोशे में होगे, किसी भी घर में होगे, जब भी कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पेश आएगी मैं तुमसे राब्ता कायम करूँगा। सुनो, ये संसार 4 सांसों का है, और इन 4 सांसों को अपनी मर्जी से गुजारो। रिश्ते नाते खेल तमाशे हैं, कोई रिश्ता नाता नहीं इस संसार में। अपनी मर्जी से ना आए, अपनी मर्जी से जाना है, फिर लोगों की मर्जी के पाबंद क्यों रहो। क्या समझे? जी, मैंने आहिस्ता से कहा। कॉफ़ी ख़त्म हो गई। वो अपनी जगह से उठ गया, फिर बोला, तुम्हारे लिए संसार में कहीं कोई रुकावट नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जिस मुल्क में चाहो चले जाओ। बस अपने सामने वाले से कह देना कि वो तुम्हें वो तस्लीम करे जो तुम उसे बताना चाहती हो। इससे ज़्यादा उसे कभी जुर्रत नहीं होगी कि तुमसे कुछ पूछे। अच्छा, मैं चलता हूँ, ये जगह भी तुम्हारी अपनी है। कोस्टा रिका में जब तक मन चाहे क्याम करो, भला तुम्हें रोकने वाला कौन है। यहाँ सब तुम्हारे सेवक हैं, जो कुछ जिससे कहोगे मानेगा। तुम्हारी और मेरी मिली जुली शक्ति है, और अब तुम मेरे साथ हो। गुरु जगराजन राज चला गया और मैं उसके बारे में सोचता रहा। बिलाशुबा इस वक्त मैं दोहरी कुव्वत का मालिक था। वो ये बात मुझे पहले भी बता चुका था कि मेरी अपनी कुव्वतें मेरे साथ बुरुए अमल रहेंगी, लेकिन जब भी वो चाहेगा मेरे जहन को अपनी कैद में ले लेगा। लेकिन जो अल्फाज उसने अदा किए थे काफ़ी हद तक सच्चाइयों पर मबनी थे। वाकई इंसान अपनी ज़ात पर इतने सारे बोझ क्यों तस्लीम करे। ये तब्दीली हुई मेरे जहन में, जिसे मैंने बखूबी महसूस किया। गुरु जगराजन राज के चले जाने के बाद एक शदीद बेजारी जहन पर तारी हुई। अपनी जगह से उठा और इमारत के मुख्तलिफ गोशों को देखने लगा। मुलाजमीन थे, हसीन तरीन इमारत थी, और शायद पूरी की पूरी वो जगराजन राज के कब्जे में, क्योंकि मैं जब भी किसी के सामने से गुजरा उसके अंदर एहतराम पाया, जैसे सब मुझे जानते हों। मगर मैंने किसी से गुफ्तगू नहीं की। सबसे निचली मंजिल में आ गया, जहाँ एक कारोबार फैला हुआ था। मुलाजमीन किस्म के लोग थे। मैं एक शख्स के पास आ गया। वो एक मेज़ पर बैठा अपने सामने कागज़ फैलाए काम में मसरूफ़ था। मुझे देखकर इस तरह कुर्सी खिसकाई कि कुर्सी उलटते उलटते बची। वो काफ़ी हद तक बौखला गया। कुर्सी को संभाल कर वो सीधा खड़ा हो गया और उसने मुझे सलाम किया। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं दोस्त, इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्या मैं कुछ देर तुम्हारे सामने बैठ सकता हूँ? वो बर्क रफ्तारी से अपनी मेज़ के अकब से निकला, एक शानदार सी कुर्सी लाकर मेरे सामने रखी, मुझे बैठने की पेशकश की और फिर एक सिमत खड़ा हो गया। बैठो, मैंने उसे आहिस्ता से कहा, और वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे देखकर सहरज़दा रह गया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम इस कदर परेशान क्यों हो गए? सर, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप इस तरह मेरे सामने आ जाएंगे। क्यों? सर, वो दरअसल आप तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। क्या बड़ाई है मुझ में? सर, जाहिर है आप मेरे मालिकान में से हैं। मैं तुम्हारे मालिकान में से कैसे हो गया? सर, आप इस इमारत की एक मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती हैं। गुरु जगराजन राज के मेहमान हैं और ये इमारत उनकी है। हम सब उनके अदना खादिम। बस यही बड़ाई है मुझ में। सर, बहुत बड़ी चीज़ है ये, मामूली बात नहीं है। कोस्टा रिका, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा मुझे? मुल्क से बाहर जाएंगे सर? हाँ। कहाँ? कहीं भी। यहाँ से नज़दीकी मुल्क कौन सा है? पनामा। ज़राए आमदोरफ्त, मैंने सवाल किया और वो शख्स मुझे इसके बारे में तफसीलात बताने लगा। मुझे करेंसी चाहिए। सर, जिस मुल्क की करेंसी आप हुक्म फरमाएं। आप पनामा तशरीफ़ ले जा रही हैं, मेरा ख्याल है वहाँ की करेंसी आपको दे दी जाए। हाँ। वहाँ की कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है? सर, उसे बोलीवला कहती हैं। बोलीवला, उसने जवाब दिया और मैं उससे उस करेंसी की मालियत के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। उसने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक वो करेंसी मुझे मुहैया कर दी। बहुत ज़्यादा तादाद में तलब की थी। ये करेंसी अपनी जेबों में ठूंसने के बाद मैं इमारत से बाहर निकल गया और इसके बाद मजीद अमल करने लगा। जब मैंने एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पनामा के लिए टिकट हासिल किया तो मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक टिकट मिल गया। जहां चेकिंग हो रही थी वहां भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया गया। बस मैंने कहा कि मैं पनामा जा रहा हूं। ऐसा लगता था जैसे पनामा मेरे ज़ेरे असर आ चुका हो। ना पासपोर्ट, ना कोई और कागज़, ये भी कोई ज़िंदगी है। कहीं कोई सवाल करने वाला ही नहीं। जहाज़ में सफ़र करते हुए मैं आंखें बंद किए गहरी सोचों में गुम रहा। बिलाशुबा इस वक्त मुझ पर बेजारी की जो कैफियत तारी थी वो इंतहाई खौफनाक थी। इंसान ऐसे ही लम्हात में खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगता है।
जबकि उसके पास करने के लिए कुछ ना हो। सारे सफ़र के दौरान मैं ये सोचता रहा कि ज़िंदगी में वो तब्दीली कहाँ से हासिल करूँ जो मेरी ज़िंदगी को दिलचस्पी में बदल दे। मुझे भी इंसानों की मानंद जीने का मौका मिल जाए। और सोचते सोचते ये एहसास मेरे जहन में बेदार हुआ कि मुझे अपनी जहनी कुव्वतों ही को अमल में लाकर अपने आप को एक आम इंसान की ज़िंदगी में ढालने का मौका मिलना चाहिए। काश किसी तरह मेरे जहन पर से दूसरे लोगों का कंट्रोल ख़त्म हो जाए। मैं लानत भेजता हूँ इस कुव्वत पर जो इंसानों को मेरा गुलाम बना देती है। मैं अपने जैसों के साथ रहना चाहता था, गुलामों के साथ नहीं। और ये इंतहा थी इस ख्याल की। और इसके बाद मैंने अपने आप को दुनिया से बेताल्लुक़ कर लिया। जहाज़ का सफ़र जारी रहा और बिल आखिर मैं पनामा पहुँच गया। एक आम इंसान ही की मानंद वहाँ से बाहर निकल आया। हर शोबे से गुजर हुआ था। हर एक ने मुझसे बड़ी गर्मजोशी से सवालात किए थे और इसके बाद इस तरह सर्द हो गया था जैसे मेरे सामने वो एक बेबस चूहा हो। बाहर तौर उस वक्त तो ये ज़रूरी था और आइंदा भी कम अज़ कम ये अमल मेरे लिए लाजमी हैसियत रखता था। हाँ, अगर कोई ऐसा मौका मिल जाए कि मैं अपने लिए बाकायदा कागजात हासिल कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। कम अज़ कम इन उलझनों से निजात मिलेगी और वो एहसास मेरे दिल में बेदार नहीं हो सकेगा। मैं चाहता तो पनामा के आला तरीन होटल में काम कर सकता था, लेकिन मैंने उस खूबसूरत शहर का सबसे घटिया होटल तलाश किया। ये दूसरी बात है कि यहाँ घटिया तस्वुर भी इंतहाई बेहतरीन था। जो सबसे सस्ता और कम आसाइशों वाला होटल था वो 4 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल था और जो कमरा मैंने वहाँ पर हासिल किया वो हर किस्म की आसाइश का हामिल था। यहाँ पहुँचकर मुझे हंसी आने लगी। क्या ही अजीब बात है, ये एक घटिया होटल का घटिया कमरा है, लेकिन इसकी शान व शौकत भी काबिल दीद है। बाहर तौर मैंने अपने तौर पर यहाँ कुछ वक्त गुजारने का फ़ैसला कर लिया। अपने आप को ज़हनी तौर पर मुतमईन करने के बाद मैं होटल के डाइनिंग हॉल में आ गया। मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ मौजूद थे, हर एक अपनी अपनी तफरीहात में मशगूल, सारे के सारे दुनिया से बेखबर। होटल की तफरीहात में दिलचस्पी लेता रहा और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक शोला जवाला मेरे पास पहुँच गई। कारोबारी लड़की थी, लेकिन अच्छी खासी, हसीन और खुश मिजाज। बैठ सकती हूँ यहाँ? बैठो। मैंने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी। मेरा नाम मेलिना है। हूँ। आप कौन हैं? कोई नहीं। मैं समझी नहीं। मैं कोई नहीं हूँ। आप हैं? उसने शरारत से कहा। तुम कहती हो तो ठीक है, समझती रहो। मेरा ख्याल है आप मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हैं। मैंने तुम्हें तलब किया था। नहीं, लेकिन आप तन्हा थे और ऐसी जगह तन्हाइयाँ बड़ी मुज़िर होती हैं। बस ये मैं क्यों बताऊँ? उसने उसी अंदाज में कहा जैसे मैंने उसे अपने बारे में बताया था। मुझे हंसी आ गई। कम अज़ कम बात करने के लिए एक शख्सियत से वास्ता तो पड़ा। मैंने उससे कहा, बदले ले रही हो मुझसे? हाँ। चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ तुम्हारी क्या खिदमत करूं? खाना खाना चाहती हूँ, उसने कहा और मुझे फिर हंसी आ गई। अजीब सी उजारादारी कायम कर ली थी उसने मुझ पर, लेकिन अब इतना अहमक भी नहीं था कि ऐसी कैफियत को ना समझ सकूं। अलबत्ता इस कीमती लड़की को मैं खोना नहीं चाहता था। मैं अपनी तन्हाई से इस कदर बेजार हो गया था कि बता नहीं सकता। यह भी मेरे लिए एक अच्छा किरदार साबित हो सकती थी। मैंने फ़ौरन ही वेटर को इशारा किया और उसे मेन्यू तलब कर लिया। वेटर ने मेन्यू लाकर रख दिया तो मैंने उसे उसके सामने खोल दिया। तुम भी खाओगे? नहीं। क्यों? मैं खा चुका हूँ। ओह सॉरी, फिर तो तुम्हें मेरे लिए जहमत करना पड़ी। कोई बात नहीं है, मैंने जवाब दिया और उसने चंद चीज़ों पर टिक करके मेन्यू वेटर के हवाले कर दिया। वेटर अदब से गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद मेरी मेज़ पर खाना सज गया। उसने माजरत आमेज़ लहजे में कहा, माफ़ करना, बहुत भूखी हूँ, वरना इस बदअखलाकी का मुजाहरा न करती। खाओ, मैंने फ़राख दिली से कहा और वो खाना खाने में मसरूफ़ रही। मैंने कई बार उसका चेहरा देखा, वो बार बार मुस्कुराने लगती। मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल पैदा हो गया। ये लड़की एक कारोबारी लड़की है। हमारी ज़ुबान में इसे कॉल गर्ल कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि इंसान की इब्तदा यहीं से होती है। वो जब इस कायनात में आंख खोलता है तो सबसे पहले खुराक के लिए रोता है। ये उसका इजहार होता है किसी पर कि वह भूखा है, और इसके बाद ये भूख न जाने उसे कौन कौन से रास्तों से गुजार कर कहाँ कहाँ ले जाती है। कितना बेबस है इंसान, दर हकीकत काबिल रहम। और अचानक ही उस लड़की पर मुझे शिद्दत से रहम आने लगा। उसने अपना नाम मेलिना बताया था। मैं उसे खाते देखता रहा। जब वो खाना खा चुकी तो मैंने निहायत नरमी और मुलायमत से उससे पूछा, और किसी शय की ज़रूरत है तुम्हें? उसने मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखा, फिर बोली, हाँ शराब। सॉरी, इसके लिए मैं तैयार नहीं हो सकता। क्यों? बस नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, ये इतनी अहम चीज़ नहीं होती कि इंसान इसके लिए किसी की बात तस्लीम ना करे। वैसे क्या वाकई तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? मेलिना, तुम अपनी पसंद का कोई भी नाम दे दो, मुझे एतराज़ नहीं होगा।
अपने आप को छुपाना चाहते हो? हाँ, यही समझ लो, मैंने जवाब दिया। और वो खामोशी से मेरी सूरत देखती रही। फिर बोली, कहाँ के बाशिंदे हो? इसी दुनिया का। मतलब ये कौन से मुल्क से ताल्लुक़ है? किसी मुल्क से नहीं, इस वक्त पनामा में हूँ, पनामा का बाशिंदा हूँ, मैंने जवाब दिया। और वो अजीब से अंदाज में शाने हिलाकर रह गई, गालिबन मुझे पागल समझ रही थी। अचानक ही उसके चेहरे पर खौफ के आसार पैदा हुए और मैं उसकी सूरत देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, क्या सोच रही हो मेरे बारे में? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं। यही ना कि मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे इस खाने का बिल अदा करूँगा, वगैरह वगैरह, यही सोचे हैं ना तुम्हारे जहन में? वो हंस पड़ी, फिर बोली, तुम ज़बरदस्त क्याफ़ा शनास मालूम होते हो। नहीं, क्याफ़ा शनासी की बात नहीं है, बल्कि जाहिर है मेरी बातों से तुमने यही अंदाज़ा लगाया है। यह सच है, वाकई तुम अजीब लगते हो। वैसे एक बात है कि हर नौजवान मर्द हर खूबसूरत और पसंदीदा लड़की के सामने अपने आप को अजीब बनाकर पेश करती हैं। हालांकि वो कुछ अजीब नहीं होते, लेकिन मैं उन पसंदीदा लड़कियों में से नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात मैं जानती हूँ कि तुम मेरी आमद का मकसद समझ रहे होगे। और जब किसी की आमद का मकसद समझ लिया जाता है तो फिर उसे वो तासुर नहीं दिया जाता जो अपनी पसंदीदा चीज़ों को दिया जाता है। मैंने तारीफ़ी निगाहों से उसे देखा और कहा, बिल्कुल ही अहमक नहीं हो, दुनिया को समझती हो, जानती हो। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए उदासी की लहर दौड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, क्यों नहीं, जाहिर है इसी दुनिया की एक फ़र्द हूँ। मेरा नाम आकिल है, तुम मुझे आकिल के नाम से मुखातिब कर सकती हो। ओह शुक्रिया, बेहद शुक्रिया माय डियर मिस्टर आकिल। वो कहने लगी, कौन से होटल में मुकीम हो? यहीं, रूम नंबर। उसने सवाल किया और मैंने उसे अपने कमरे का नंबर बता दिया। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कुछ रकम देना होगी तुम्हें। कितनी? मैंने सवाल किया और उसने मुझे रकम की मिकदार बता दी। मैंने फ़ौरन ही जेब में हाथ डालकर वो रकम उसके सामने रख दी। अरे नहीं नहीं, मैंने फ़ौरन ही तो तलब नहीं की, सुबह को ले लूँगी। नहीं, जब मुझे ये रकम देनी है तो सुबह तक का इंतज़ार क्यों किया जाए? वाकई अजीब हो, बहुत अजीब। काश मुझे ये मालूम हो जाता कि तुम दुनिया के कौन से खित्ते के रहने वाले हो। मैं इस बात पर पूरा यकीन रखता हूँ कि तुम्हें ये मालूम होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये तो है। उसने मेरी बात को तस्लीम कर लिया। उसके साथ गुफ्तगू करते हुए अचानक ही एहसास हुआ था जैसे वाकई मैं एक आम इंसान हूँ और आम इंसान ही की तरह एक आम इंसान से बात कर रहा हूँ। यही चाहता था मैं, बिल्कुल यही। मेलिना की गुर्बत से दिल काफ़ी बहल गया। बहुत देर तक उसके साथ बैठा और वह मुझसे बेतकल्लुफ़ होती रही। उसका पूरा जायज़ा ले रहा था, मुकम्मल तज्जिया कर रहा था उसका, लेकिन उसके जहन में झांकने की कोशिश नहीं की। ये तो एक नुकसानदेह अमल होता। जाहिर है मैं अपनी शख्सियत ही को तो भूलना चाहता था और अपने आप को भूलकर मुझे खासा सुकून महसूस हुआ। ज़िंदगी में इंसान पर ऐसे कुछ लम्हात भी आती हैं। फिर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, उठोगे नहीं अब? उठें? हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी देर सोना भी तो होगा, चलो, मैंने कहा और ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद वहाँ से उठ गया। वो मेरे पीछे पीछे चलती हुई कमरे तक आई। दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ये होटल बहुत पसंद है। क्यों? बस, ना जाने क्यों। चलो अच्छी बात है, हालांकि इसे यहाँ का मामूली होटल कहते हैं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बड़े इत्मीनान से बिस्तर पर पाँव लटकाकर बैठ गई। कुछ देर तक कोई एहसास नहीं रहा, गालिबन किसी सोच में गुम हो गया था। वो सवालिया निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, क्या ख्याल है, क्या आराम नहीं करोगे? क्यों नहीं, मैंने कहा और एक कुर्सी पर उसके सामने बैठ गया। वहाँ क्यों? वो लगावट भरे अंदाज में मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा नाम मेलिना है ना? मैंने उसकी जानिब उंगली उठाते हुए कहा। अरे पिए बगैर ही बहक रही हो। मेलिना, ये बताओ, तुमने जो मुझसे रकम वसूल की है वो किस मकसद के तहत है? क्या मतलब? वो चौंक कर बोली, मेरा मतलब है ये रकम तुमने किस हिसाब में वसूल की है मुझसे? एक लम्हे के लिए वो खामोश हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए मुझे? वो जो हकीकत पर मबनी हो। ये रकम मेरे जिस्म की कीमत है। यही सुनना चाहता था तुमसे। सिर्फ जिस्म की कीमत या तुम्हारी कीमत? इस रात के लिए मेरी कीमत। गोया मैं ये रकम अदा करने के बाद तुम्हारे साथ जो सलूक चाहूँ कर सकता हूँ। कत्ल करोगे मुझे? उसने लगावट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। उसके अलावा तुम्हें हर तरह की इजाज़त है मेलिना। एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ कारोबारी बुनियाद पर मुझ तक आई हो। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो साफ सुथरे लहजे में बोली, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ना तुम्हें मेरी शख्सियत से कोई दिलचस्पी और लगाव है और ना ही मेरे अंदर तुम्हें कोई ऐसी बात नजर आई है जिसने तुम्हें मेरी जानिब मुतवज्जा किया है। ये सारी बातें सच हैं, लेकिन हमें इन खुशगवार लम्हात में सच की मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात कही है तुमने। गोया सच कुछ और है।
ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। तो आओ फिर सच बोले मैलिना। इस वक्त मैं सच बोलना और सच सुनना चाहता हूँ। पता नहीं तुम अजीब बनने की कोशिश कर रहे हो या हो ही अजीब। वैसे मैं तुमसे ये बात कहूँ कि ये एक ठोस हकीकत है, एक ठोस सच्चाई है। ठीक है मैलिना। अच्छा ये बताओ तुमने अपनी इस ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, क्यों जानना चाहते हो? जो रकम मैंने तुम्हें अदा की है उसकी कीमत के तौर पर। ओह, वो होंठ सिकोड़ कर बोली। चंद लम्हात सोचती रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे एतराज़ नहीं है। तो फिर सुनाओ मुझे अपनी कहानी। मैं उस कहानी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पनामा के मगरबी गोशे की एक बस्ती से है जिसका नाम टोरिसो है। बस्ती टोरिसो बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन उसकी रवायात बड़ी अजीब हैं। अगर पनामा में तुम टोरिसो के बारे में मालूमात हासिल करोगे तो लोग नाक भून चढ़ाएंगे, क्योंकि अव्वल तो वो बस्ती किसी काबिल नहीं है, ना वहाँ कोई सनत है, ना कोई और ऐसा मंजर जिसकी निशानदेही की जा सके। बस यूं समझ लो इंसान एक जगह यकजा हो गए हैं, सो वो बस्ती बन गई। तुम्हें वहाँ जाकर कभी कोई खुशी नहीं होगी। ये बस्ती चंद लोगों की मलकियत है और वहाँ के रहने वाले भी उन्हीं की मलकियत। अब से कोई 6 साल पहले मुझे उस बस्ती से निकाल दिया गया। वहाँ मैं अपनी बहन के साथ रहती थी जिसका नाम शीमल है। शीमल वही है, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि वो वहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी, क्योंकि वो कुछ ऐसे लोगों की राजदार रही है जो किसी कीमत पर यह नहीं चाहेंगे कि शीमल वहाँ से जाए। वाह, मैंने दिलचस्पी लेकर कहा। इसका मकसद है कि वो बस्ती तो कुछ खुसूसी रवायात की हामिल है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, वो बस्ती खुसूसी रवायात की हामिल है। मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ मैलिना। तफसील बेकार है, बस यूँ समझ लो वहाँ एक शख्स है, बल्कि 2 अफराद हैं जो उस बस्ती के मालिक है और उन्हीं की वहाँ चलती है। सरकारी हुकाम वहाँ के मामलात में मदाखलत नहीं करते और एक तरह से यूँ समझ लो कि उन्होंने टोरिसो को जोलीसा के हाथों फरोख्त कर दिया है। जोलीसा कौन है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। टोरिसो की मालिक, उसकी मुकम्मल हुक्मरां। तो क्या वहाँ हुकूमत पनामा की मदाखलत नहीं है? शायद हो, बज़ाहिर नहीं है। गुड, वेरी गुड। और दूसरी शख्सियत कौन है? वो होंडलाक है। होंडलाक, उसने जवाब दिया। ये शख्सियत भी दिलचस्प ही होगी। उसका वहाँ से क्या ताल्लुक़ है? वो कुछ देर मेरी सूरत देखती रही, फिर हंस पड़ी और कहने लगी, यूँ लगता है तुम्हें पूरी कहानी ही सुनानी पड़ेगी। देखो, तुम चूंकि वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो जो असूली तौर पर नहीं करने चाहिए, और ना ही मैं ये अल्फाज कभी इस्तेमाल करता। इंसान की कभी कोई कीमत नहीं होती। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है कि आज रात तुम मेरे हाथों बिक चुकी हो। यूँ ना समझो, बल्कि यूँ समझो कि एक दोस्त की हैसियत से मैंने तुम्हारी रकम की ज़रूरत पूरी की है, और एक दोस्त की हैसियत से तुम मेरे दिल की आरज़ू पूरी करो कि मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताओ। दोस्ती के नाम पर तो कभी कुछ नहीं लिया जाता। मैं ये रकम तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, इस मौजू ही को दरमियान से निकाल दो। मुझे अपने बारे में बताओ मैलिना, मैं सुनना चाहता हूँ। क्यों? आखिर क्यों? वह हैरानी से बोली। किसी आरजू का कभी कभी कोई गहरा मकसद नहीं होता, बस वो सिर्फ आरजू होती है। मैंने जवाब दिया और वो आंखें बंद करके किसी सोच में गुम हो गई। जब वो देर तक कुछ न बोली तो मैंने उसे आवाज़ दी, मैलिना। हूँ। वह चौंक पड़ी। सो गई थी? नहीं। नींद आ रही है? बिल्कुल नहीं। बहुत देर से खामोश हो? हाँ, वो रुंधे हुए लहजे में बोली। क्यों? फिलासफर नहीं बनना चाहती, लेकिन इस दुनिया में बसने वालों के बारे में सोच रही हूँ। क्या इंसानों में इतना तजाद क्यों है? कुछ वो जो इंसानियत को इतना मस्क कर देती हैं कि उसके बारे में सोचकर घिन आए, इंसान के नाम से नफरत महसूस होने लगे। और आगे कहो, कुछ तुम जैसे भी। ये तजाद ज़रूरी है मैलिना। क्यों? आखिर क्यों? इस तजाद से तफरीक पैदा होती है, शनाख्त की जाती है और शनाख्त ज़रूरी है। मगर इस तरह कितने अलमिया जन्म लेते हैं, इस तरह कितने ऐसे होते हैं जिनके लिए ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है। ज़िंदगी कभी बेमकसद नहीं होती, तुम कह सकते हो। और तुम मेरी बात ही ना करो। मैं ज़िंदा रहकर अपने आप से शर्मिंदा हूँ, मगर बुज़दिल हूँ, बहुत बुज़दिल हूँ। नहीं मैलिना, ऐसे क्यों सोचती हो? किसी और तरह सोचने के रास्ते नहीं है मेरे लिए। तुम यकीन करो, कुछ भी नहीं सोच सकती मैं तुमसे तुम्हारे बारे में मालूम करना चाहता हूँ मैलिना। कोई हतमी वादा नहीं करता तुमसे, लेकिन हो सकता है मैं तुम्हारे दर्द का दरमा तलाश करने में कामयाब हो जाऊँ। कुछ और ना सोचो, मुझे अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताओ, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। मैंने कहा और वो फिर खो गई, शायद अपने माजी में। मेरी सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं और मैं उसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। मैलिना इस तरह सोचों में गुम थी जैसे अपने माजी को तलाश कर रही हो। कुछ देर के बाद उसने मुझे देखा और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली,
तुम वाकई बहुत अनोखे हो। कितनी बार कहूँ तुमसे, लोग तुमसे कितने मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ अपने काम से काम रखने वाले, लेकिन तुम इन दिलचस्पियों से दूर अपने लिए अलग रास्ते मुतय्यन कर रही हो। मेरी समझ में नहीं आता मैलिना कि तुम्हें इस पर एतराज़ क्यों है। नहीं, प्लीज़ मुआफ़ कर देना मुझे। दर हकीकत ये रात तुम्हारी है, क्योंकि तुम इसका पूरा पूरा मुआवजा अदा कर चुके हो। वही मुआवजे वाली बात, मैंने उसे देखते हुए कहा। बस क्या कहूँ, ना जाने क्यों बार बार जहन भटक जाता है। मुख्तसर अल्फाज में मैं तुम्हें टोरिसो के बारे में बता चुकी हूँ। पानामा से मुतल्लिक ये आबादी पानामा के कवानीन से आज़ाद है। इसकी तफसील क्या है, ज़ाहिर है मुझ जैसी लड़की नहीं बता सकती। तुम इसे हुकूमत की नाअहली कह लो, लेकिन बात मौजूदा हुकूमत की भी नहीं है। हमेशा से टोरिसो पर जोलीसा ख़ानदान का कब्ज़ा रहा है, और ये वहाँ की तारीख बन चुकी है कि जोलीसा ख़ानदान टोरिसो पर हुक्मरानी करे। क्या वहाँ महकमा पुलिस कायम है? मैंने सवाल किया। है, सब कुछ है, लेकिन कानून जोलीसा का चलता है। तुम जोलीसा को जानती हो? मैंने सवाल किया और उसके होंठों पर एक गम मालूद मुस्कुराहट फैल गई। सिर्फ जानने की बात ना करो डियर मिस्टर आकिल। हकीकत यह है कि जोलीसा ने मुझ पर बड़े मुजालिम किए हैं। उसी के हुक्म पर तो मुझे मेरे वतन से दूर किया गया और मेरी बहन शीमल वहाँ रह गई। दर हकीकत मैं एक नौजवान से मोहब्बत करने लगी, और एक बार एक ऐसी जगह जोलीसा ने हम दोनों को एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए देख लिया था, जो मैडम जोलीसा की गुजरगाह थी। इस जुर्म में हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब मेरे महबूब ने इस बात पर एहतजाज किया कि यह फितरी हक हमसे क्यों छीना जा रहा है, तो उसे हलाक कर दिया गया। मेरा मामला ज़रा मुख्तलिफ रहा। चुनाचे मुझे बस्ती टोरिसो से निकाल कर कभी वहाँ न आने की हदायत की गई। दर हकीकत किसी ने यह कह दिया था कि जोलीसा टोरिसो में जो मुजालिम करती है, अगर उसकी कहानी बाहर तक पहुँचे तो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएगी। बस ये बात उस औरत के जहन से लग गई और उसने मुझे कत्ल करने की बजाय शहर बदर करा दिया। दूसरा, इस चैलेंज को कबूल करने के लिए कोई किरदार टोरिसो से बाहर निकलने के बाद जोलीसा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मुझे जैसी लड़की जो ज़िंदगी के हर पहलू से नावाकिफ़ थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैं यहाँ आ गई, लेकिन कैफियत ये थी कि एक वक्त के खाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। कोई ऐसी शय नहीं थी मेरे लिए जो मेरे पेट भरने का सबब बन सकती। यहाँ तक कि भूख की इंतहाई शिद्दत से मजबूर होकर मैंने अपनी कुदरती हैसियत से फ़ायदा उठाया। औरत का एक ख़रीदार मुझे मिल गया जिसने मुझे पेट भर कर रोटी खिलाई, और एक हफ्ते के आम के एवज़ मेरे जिस्म के चंद लिबास और इतने मुख्तसर से पैसे मुझे मिल गए कि मैं किसी घटिया सी जगह क्याम कर सकूं। लेकिन अब मुझे ज़िंदगी गुजारने का सलीका आ गया था। तफसील में जाना बेकार है, यूं समझ लो इस प्रोफेशन से मुझे यहाँ रहने के लिए एक फ़्लैट मिल गया है। उस फ्लैट में ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद हैं, लेकिन ज़िंदगी को कायम रखने के लिए मुझे मुसलसल जिस्म फरोशी करना पड़ रही है। चाहती हूँ कि मुस्तकबिल के लिए कुछ रकम जमा कर लूँ, ताकि जब तक सांसों के तार एक दूसरे से बंधे हुए हैं गुजारा हो सके, वरना मेरा माजी था ना हाल है ना मुस्तकबिल होगा। ये है तुम्हारी मैलिना की कहानी, बस इससे आगे कुछ नहीं है। हाँ, अगर दास्तान में कुछ दिलचस्पी चाहते हो तो इतना सा बयान कर देना ज़रूरी समझती हूँ कि वो शख्स जो इस नई आबादी में मेरा पहला ख़रीदार था, दर हकीकत टोरिसो ही का बाशिंदा था, जोलीसा का कारकुन, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया था। और भला इसके बाद मैं क्या और मेरी मजाल क्या, एक कॉल गर्ल अगर हुकूमत से जोलीसा नामी किसी औरत की शिकायत करती है तो फिर तो भला उसकी औकात क्या होगी। ये बात मुझे बाद में मालूम हो गई थी। किस तरह? मैंने चौंक कर सवाल किया। उस शख्स ने मुझसे काफ़ी अरसे तक राब्ता रखा और इसके बाद ये हमदर्दाना मशवरा दिया था कि ज़िंदगी पा गई हूँ तो माजी को भूलकर हाल की फ़िक्र करूँ, क्योंकि जोलीसा की निगाहें यहाँ भी मुझसे दूर नहीं हैं और वह मुझ पर भरपूर निगाह रखती है। मैंने गहरी सांस ली। दुख हुआ था उसकी दास्तान सुनकर। दिल में फिर कुछ उमंगें बेदार हो रही थीं। इंसान इंसान ही है, हर किस्म की कैफियत अपने ऊपर तारी कर ले, अपने आप को किसी अंदाज में देखना शुरू कर दे, लेकिन जो फितरत उसे आसमानों से बख्शी गई है उससे कभी दूर नहीं हट पाता। घूम फिर कर महसूस या गैर महसूस तरीके से उसे उसी सिमत आना पड़ता है। ना जोलीसा से मेरी कोई दुश्मनी थी, ना इस लम्हाती ताल्लुक़ की लड़की से जो किसी भी लम्हे अपने महवर पर वापस चली जाती, लेकिन टोरिसो के लिए दिल में तजस्सुस पैदा हो गया। देखना चाहता था उस आबादी को और उस औरत जोलीसा को, जो एक औरत होने के बावजूद इस कदर ख़तरनाक रवायात की हामिल थी। और यह सवाल मैंने मैलिना से कर डाला। डियर मैलिना, क्या वो औरत बेपनाह वसाइल रखती है? कौन? जोलीसा? ज़ाहिर है पूरा ख़ानदान यही सब कुछ करता है। ज़मीनें जायदादें हैं, ज़राए आमदनी ना जाने क्या क्या हैं। वह वसाइल ना रखती तो टोरिसो पर हुकूमत कैसे करती? खुद कितनी ख़तरनाक औरत है, उतनी ही जितनी उसके ख़ानदान के लोग रही हैं। ना जाने कितने लोगों को अपने हाथों से मौत की नींद सुला चुकी है।
इंतहाई वैश्य फितरत की मालिक है। उम्र तकरीबन 40 साल होने को आई, शादी नहीं की, लेकिन उसकी खलवतों की कहानियां आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सुनाई जाती हैं और जुबान बंद रखी जाती है। खूब, बहुत खूब। क्या इसके बाद तुम्हारा ताल्लुक कभी तुम्हारी बहन शीमल से नहीं रहा? सवाल ही पैदा नहीं होता। शीमल ना जाने किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रही होगी। अक्सर उसके लिए दिल के दागों में जलन होती है, मगर जानती हूँ कि इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू तो मुझे हजारों आंखों में नजर आए थे, और सच्ची बात यह है कि आंखों के आंसू पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। आर्जी तौर पर तो यह सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी की जिम्मेदारी कबूल करना एक बिल्कुल ही अलग शोबे की हैसियत रखता है। मैलिना ने कुछ देर के बाद गर्दन उठाई और मुझे देखते हुए बोली, कुछ और सवालात दिल में बाकी हैं? क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हो? बेवकूफ़ी की हरकत है। मैं अपने दिल में किसी के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं पैदा करना चाहती। भेड़िए बन जाओ, बराए करम भेड़िए बन जाओ। मुझसे वो चाहो जिसके लिए मुझे यहाँ लाए हो। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मैलिना। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि बाहसियत मर्द तुम्हें अपने महबूब के सिवा किसी से रगबत नहीं होगी। वो जो मौत की तारीकियों में जा सोया है, ये सिर्फ एक ईमानदाराना कारोबार है जिसे तुम आगे बढ़ाना चाहती हो। यूँ समझ लो तुम अपने कारोबार में खरी और सच्ची हो, लेकिन खरीदार पर बात छोड़ देना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो अपनी पसंद की अशिया खरीदे। तुम्हारी बातें मैंने इस रात के लिए खरीद ली हैं, और यूँ समझ लो तुम्हारा कारोबार ईमानदाराना है। उसने अजीब अंदाज में गर्दन हिलाई और बोली, अब इसके बाद मैं और क्या कहूँ? बार बार तुमसे कह चुकी हूँ। कहाँ रहती हो? मेरा पता नोट कर लो, बल्कि ये मेरा कार्ड है। अगर कभी दोबारा मुझ तक आने को जी चाहे तो शाम 5 बजे से पहले मुझसे इसी फ्लैट पर राब्ता कायम कर लेना। 5 बजे के बाद मैं कारोबार के लिए निकल खड़ी होती हूँ, उसने खनकती हुई इसी हंसी के साथ कहा। मैंने कार्ड संभाल कर अपनी जेब में रख लिया और इसके बाद उसे देखता हुआ बोला, मैलिना, कभी शीमल से मिलने को जी नहीं चाहता? बहुत चाहता है। टोरिसो चलोगी? मैंने सवाल किया और वह मुझे देखने लगी। फिर उसी फीके से अंदाज में हंसकर बोली, ये एक खूबसूरत सवाल है, एक खूबसूरत तस्वुर है, लेकिन यकीन करो इंसानी फितरत से बिल्कुल अलग नहीं हूँ। इस दुनिया में रहने वाले तुम इंसानों की मानंद जीना चाहती हूँ, तो फिर समझे नहीं मेरी बात? जीना चाहती हूँ तो तुम्हें जीने से कौन रोकता है? टोरिसो में दाखिले का मतलब मौत है। क्यों? इसलिए कि जोलिसा ने मुझे वहां से निकाल दिया है। खुफिया तौर पर चलो, मेरे साथ चलो, अपनी बहन से मिलकर वापस आ जाना। खुफिया तौर पर? उससे कोई बात खुफिया नहीं रहती, यानी वो बस्ती में आने वालों पर नज़र भी रखती है। उसने पूरा निज़ाम कायम कर रखा है और ये उसके लिए ज़रूरी है। क्यों? कोई भी शख्स उसके खिलाफ अमल कर सकता है, वो ये बात अच्छी तरह जानती है। एक दूसरा नाम भी लिया था तुमने, उसकी बात तो रह ही गई। हाँ, हॉर्नलाक, उसका नाम हॉर्नलाक है। ये कौन शख्स है? टोरिसो ही के कदीम खानदानों में से एक है। अब तो उम्र रसीदा हो चुका है, लेकिन सच ये है कि जोलिसा अगर दबती है तो वो हॉर्नलाक ही है। इसकी वजह? हॉर्नलाक पुरस्कार कुव्वतों का माहिर है। ओहो, जादूगर? मैंने सवाल किया। हाँ, लोग यही समझते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? हॉर्नलाक बेहद पुरस्कार आदमी है। तुमने देखा है उसे? कितनी ही बार। जोलिसा से उसका क्या ताल्लुक है? खानदानी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर है टोरिसो के 2 बड़े आदमी एक दूसरे से ताउन करते हैं। कभी जोलिसा से उसका कोई टकराव नहीं हुआ? नहीं, कभी नहीं। अगर कोई ऐसा काम जोलिसा करना चाहती है जो हॉर्नलाक की मर्जी के खिलाफ हो, तो हॉर्नलाक इसका इजहार कर देता है और जोलिसा उसे ताउन करते हुए उस काम का इरादा तर्क कर देती है, और इसी ताउन का इजहार हॉर्नलाक की तरफ से होता है। इस तरह दोनों में ताउन चलता है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, उनके लिए सब कुछ दिलचस्प है जो इसे कहानी के तौर पर सुनते हैं। हॉर्नलाक की हैसियत क्या है? मैंने पूछा। निहायत शानदार, टोरिसो का दूसरा दौलतमंद, उसने जवाब दिया। तुम्हें शीमल से मिलने की ख्वाहिश नहीं है? जिंदगी की कीमत पर नहीं। मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? हाँ। क्या तुम वहां जाना चाहते हो? बिल्कुल। मगर क्यों? मैं उस माहौल को देखना चाहता हूँ। दीवाने हो? हाँ, दीवाना हूँ। ना करो ऐसी दीवानगी, वो शैतानों की बस्ती है। तुम्हारा शुक्रिया, मैंने जवाब दिया। फैसला कर चुके हो? हाँ। अगर तुम शीमल के लिए कोई पैगाम देना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पैगाम उसे दे दूंगा। नहीं, मुझे उसकी जिंदगी प्यारी है, वह ठंडी सांस भरकर बोली, और मैंने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। मैलिना मुझे इरादे से बाज न रख सकी और दूसरी सुबह रुखसत हो गई। मैंने उसे जहन से झटक दिया। जिंदगी में कुछ दिलचस्पी का एहसास जाग उठा था। मैं इसके सिवा कुछ नहीं था। माजी के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहता था। अब किसकी फिक्र थी? घरों का तज्जिया कर चुका था, सब अपने हाल में मस्त थे। इतना कुछ कर दिया था उनके लिए कि अब किसी को किसी शय की हाजत नहीं थी। अपने इस फर्ज की अदायगी समझता था।
अपने लिए अब कुछ सोचने को दिल नहीं चाहता था। बस ये ख्वाहिश थी कि कुछ हो और उसमें मेरा किरदार हो, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। पुरानी कारों के एक शोरूम से बेहतरीन कंडीशन की ओपल कार खरीदी। उसे शहर में चलाकर उसका जायजा लेता रहा। हर तरह से उम्दा थी। मेरे लिए नई कार खरीदना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह भी शायद उसी बेजार कैफियत का एक हिस्सा था। पनामा में तो यूं महसूस होता था जैसे मुझे यहाँ का बाशिंदा तस्लीम कर लिया गया हो। कभी किसी ने मेरे बारे में नहीं पूछा, हालांकि यहाँ ज्यादातर स्पेनिश जुबान बोली जाती थी, लेकिन अंग्रेजी दुनिया के हर मुल्क की तरह राइज थी। चुनाचे जुबान के मसले में भी दिक्कत नहीं होती थी।